गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड फिजिक्स के पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर के लेक्चर सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। रेक्टिफायर मतलब डिस्टकारी। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडर्न सिनेरियो में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए रेक्टिफायर का रोल है। जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको हम डीसी पे ऑपरेट करते हैं और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की डिवाइस रेक्टिफायर है। मैंने लास्ट 2 क्लासेस के अंदर डिस्टकारी रेक्टिफायर में पहला रेक्टिफायर जो सबसे सिंपल था हाफ वेव रेक्टिफायर को डिस्कस किया था। अर्ध तरंग डिस्टकारी। अगर समराइज करें तो अर्ध तरंग डिस्टकारी में आउटपुट इनपुट के हाफ साइकिल के लिए ही अवेलेबल है। सेकेंड, एफिशिएंसी 40% से भी कम है। रिपल बहुत ज्यादा है, यानी उसको हम सामान्यतः सीधा सीधा उपयोग में नहीं ले सकते। आज इस सीक्वेंस में हम फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग डिस्टकारी की बात करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूर्ण तरंग डिस्टकारी के अंदर जो आउटपुट है वो पूरी तरंग के लिए मिलेगा। अब पूर्ण तरंग डिस्टकारी हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होता है सेंट्रल टेप। सामान्यतः पूर्ण तरंग डिस्टकारी का मतलब ही सेंट्रल टेप फुल वेव रेक्टिफायर से होता है, मीन्स केंद्रीय निष्पित फुल वेव रेक्टिफायर। दूसरा आएगा ब्रिज रेक्टिफायर, सेतु रेक्टिफायर। आज की क्लास में हम पूर्ण तरंग डिस्टकारी मीन्स सेंट्रल टेप फुल वेव रेक्टिफायर को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने इसका एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कुछ चीजें हैं जो इस कंस्ट्रक्शन को समझना जरूरी है। आप देखिए, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है जिसके प्राइमरी पर हमने अपनी एसी दी। सामान्यतः 220-230 वोल्ट की जो हमारे घर में एसी की सप्लाई है वो हम देते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ देखने की बात है कि इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर सेंट्रल टेप है, मीन्स केंद्र से निष्पित है। इट्स मीन इसमें जो वेव्स हैं उसके अंदर जो जीरो रेफरेंस है वो ओ पॉइंट सेंट्रल पे आएगा। यानी सेकेंडरी की जो वोल्टेज है वो आधी तो OA के बीच में और आधी OB के बीच में। इसका मतलब सेंट्रल 0 पर है। अगर मान लीजिए यहाँ 12 वोल्ट है तो ये 6 वोल्ट यहाँ पर होगा और 6 यहाँ पर होगा। इसमें से भी अगर हम बात करें कि 0 है तो ये +6 होगा और ये -6। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर है। मीन्स यहाँ पर हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर स्पेसिफिक ट्रांसफार्मर होना चाहिए, सेंट्रल पे होना चाहिए। यानी जो सेकेंडरी डिवाइस है वहाँ 2-3 टर्मिनल है। जो ग्राउंड लेवल है वो सेंट्रल में है। इसके कारण आधा वोल्टेज ड्रॉप ऊपर और आधा नीचे। आगे देखें, यहाँ 2 डायोड काम में लिए, D1 और D2। उसके बाद यहाँ लोड में बात की है। अब अगर हम बात करें कि इसकी वर्किंग कैसी होगी तो सबसे देखिए, हमने प्राइमरी में जो भी से VP sin ओमेगा t हमने यहाँ पे सप्लाई दे दी। इसके कारण सेकेंडरी पे जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा VS sin ओमेगा t। अब यहां बात है VS sin ओमेगा t। VS के 2 हिस्से हो गए। यानी अगर मैं डायोड D1 पे बात करूं तो D1 पे जो आउटपुट मिलेगा वो हमारे को अवेलेबल होगा से VS डैश, दैट विल बी VS/2 sin ओमेगा t। ध्यान देने की बात है कि चाहे D1 हो चाहे D2 हो, दोनों पे जो वोल्टेज अवेलेबल है वो जस्ट हाफ है। जो भी हमारा सेकेंडरी है उसका हाफ है। से सिमिलरिटी के लिए इसको मैं EM sin ओमेगा t लिख देता हूं। तो यहाँ देखने की बात है कि D1 पे जो आउटपुट मिल रहा है वो है EM sin ओमेगा t। उसी वक्त D2 पर जो मिलेगा वो इससे रिवर्स फेज में होगा और वो होगा -EM sin ओमेगा t। यहां पहली बात को फिर समझ लें कि हमारे जो सेकेंडरी वोल्टेज है उसके 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा मिल रहा है D1 को, एक हिस्सा मिल रहा है D2 को, क्योंकि सेंट्रल टेप है, जीरो रेफरेंस सेंट्रल पे है। अगर D1 को पॉजिटिव मिल रहा है तो D2 को नेगेटिव मिलेगा। इसी तरह से अगर D1 को नेगेटिव साइकिल मिलेगा तो D2 को पॉजिटिव हाई साइकिल मिलेगा। लेकिन फिर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका पीक EM VS/2 है। अब मैं कंपेयर करता हूं, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर EM वही था जो सेकेंडरी पे मिल रहा था।
जस्ट इस एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। एक हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हमारा सेकेंडरी 12 वोल्ट का है, तो सारा का सारा 12 वोल्ट हमें डायोड में मिल जाता था और 12 वोल्ट के हिसाब से हम उसको डीसी में कन्वर्ट करते थे। अब यहां पर 12 वोल्ट है तो 6 वोल्ट ही हमारे D1 पे मिलेगा और 6 D2 पे मिलेगा, यानी D1 की जो वोल्टेज है वो 6 है और D2 की भी 6 है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें तो 12 वोल्ट का ही डीसी चाहिए, तो हमें जहां हाफ वेव रेक्टिफायर में 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर सफिशिएंट था, वहां फुल वेव रेक्टिफायर में 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर चाहिएगा। 12-0-12 कहलाता है, 24 हो गया इफेक्टिवली, मींस यहां पर भी 12 वोल्ट हो और यहां पे भी 12 वोल्ट हो। इस कंपैरिजन को समझने में बहुत बड़ा डिफरेंस है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में। हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर 12 वोल्ट की डीसी चाहिए तो हम सिंपली 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं, जो भी इनपुट है वो आउटपुट में 12 वोल्ट दे देगा। लेकिन अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर में यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में 12-0-12 का ट्रांसफार्मर काम में लेना पड़ेगा, यानी रियलिटी में वहां 24 वोल्ट जनरेट हो रहा है। ओ के से OA के बीच में 12 वोल्ट और OB के बीच में 12 वोल्ट, नेट पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट है, यानी यहां नंबर ऑफ टर्न्स उसके कंपैरेटिव डबल है। तो ये पहला इसका ड्रॉबैक भी मैंने आपको साइमल्टेनियसली बताया। तो अब हम इसकी वर्किंग पे आते हैं। अगर इसकी वर्किंग को देखें तो देखिए, से ये मेरा सेकेंडरी वेव फ्रंट इस तरह से, मान लीजिए इसका पीक VS है, तो यहां पर पहले हाफ साइकिल के अंदर D1 पॉजिटिव होगा और D1 नेगेटिव होगा, तो यहां से करंट फ्लो करेगा, से ये I1 करंट फ्लो करेगा, यहाँ I1 फ्लो करेगा, इस तरह से करंट फ्लो करेगा। यानी पहले हाफ साइकिल में D1 कंडक्टिंग स्टेज में होगा और D2 नॉन कंडक्टिंग स्टेज में होगा। तो पहले हाफ साइकिल के अंदर मुझे आउटपुट मिलेगा RL पे ड्यू टू D1। यहां पे आउटपुट जो मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है? ड्यू टू D1। अब इस समय D2 नॉन कंडक्टिंग स्टेज में यहां से करंट 0 होगा, यानी अगर मैं फर्स्ट साइकिल की बात करूं, फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करूं, तो इस समय I1 अवेलेबल होगा लेकिन I2 कितना होगा? 0। इस समय I1 अवेलेबल है। अगर मैं I1 की बात करूं तो इस समय मेरे पास I1 करंट हो जाएगा EM अपॉन R प्लस RL साइन ओमेगा t। फर्स्ट हाफ साइकिल 0t/2 के अंदर I1 ये होगा और I2 0 होगा, और नेट करंट I1 प्लस I2 से केवल I1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर D1 कंडक्टिंग स्टेज में। सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा? सेकेंड हाफ साइकिल में इट बिकम्स नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर करंट यहां से फ्लो करेगा। अब देखिए करंट यहां से जाएगा और इधर जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोड के अंदर सेकेंड हाफ साइकिल में भी करंट सेम डायरेक्शन में। सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर क्या होने वाला है? I1 तो हो गया 0 और I2 हो जाएगा माइनस से प्लस होके प्लस EM R प्लस RL साइन ओमेगा t। ये सेकेंड हाफ साइकिल मीन्स T/2 T। इस सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर मुझे आउटपुट मिलेगा, लेकिन यहां पर कंडक्टिंग कौन होगा? डायोड D2। इसको फिर समझ लें। फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, RL में जा रहा है, ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इस समय I2 0 है, इसका कोई रोल नहीं है, मींस D2 इज एन नॉन कंडक्टिंग स्टेज, ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। सेकेंड हाफ साइकिल में जब ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस समय D1 नॉन कंडक्टिंग स्टेज में होगा और D2 से करंट फ्लो करेगा और RL में जाएगा, लेकिन RL में डायरेक्शन सेम होगा। इसलिए सेकंड हाफ साइकिल के अंदर मुझे करंट बिल्कुल उसी तरह से मिलता है जैसे फर्स्ट हाफ साइकिल में मिला, बट इस समय कौन कंडक्ट कर रहा है? D2। सिमिलरली थर्ड के अंदर वापस D1 करेगा, फोर्थ में D2 करेगा। इस तरह से यहां आप देख सकते हैं कि जो मुझे आउटपुट मिलेगा फर्स्ट थर्ड फाइव साइकिल के अंदर D1 डायोड के कारण होगा, सेकंड फोर्थ सिक्स एट्थ के कारण D2 के कारण होगा, क्योंकि यहां कंप्लीट वेव के कारण आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर।
दिस वन इज नोन एज फुल वेव पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ध्यान रखें यहाँ पे सेंट्रल टेप पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, क्योंकि सेंट्रल से इसको टेपिंग की हुई है। अब यहां फिर देखें कि आउटपुट ये डीसी है, तो शुद्ध डीसी ये भी है। कैसे हम कह सकते हैं? डीसी की दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक डायरेक्शन, हाँ ये एक डायरेक्शन, लेकिन नियत मान नहीं है, यानी दिस इज एन अगेन मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी। तो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट भी पल्सेटिंग डीसी है। अब इस पल्सेटिंग डीसी को हम एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या वैल्यूज हैं, तो आगे चलते हैं। देखिए मैंने सारी चीज की समरी यहाँ पे रखी है। जो हमारा किसी भी डायोड पे सेकेंडरी पे वोल्टेज है वो है EM sin ओमेगा टी। ध्यान रखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, EM इज इक्वल टू सेकेंडरी का हाफ है, लेकिन अब हम इसको EM ही कंसिडर करेंगे। जो करंट आएगा वो आएगा EM अपॉन आर प्लस आर एल। EM अपॉन आर प्लस आर एल को हम IM पीक वैल्यू ऑफ करंट कह सकते हैं। फर्स्ट साइकिल में फर्स्ट करंट होगा, सेकंड हाफ साइकिल सेकंड करंट जीरो होगा। सेकंड हाफ साइकिल के अंदर फर्स्ट करंट जीरो होगा, लेकिन सेकंड का माइनस होगा। नेट इफेक्ट हमारा ओवरऑल हमें फर्स्ट और सेकंड हाफ साइकिल में करंट मिलेगा। अब आज की क्लास में मैं दो चीजों की कैलकुलेशन करूंगा कि इसकी एवरेज करंट क्या है। आप कहेंगे एवरेज करंट क्या सिंपल एसी के इक्विवेलेंट है? नहीं, सिंपल एसी में एवरेज करंट जीरो आता है, लेकिन यहां पर क्योंकि सेकंड हाफ साइकिल नेगेटिव हो गया, तो अगर मैं आईटीसी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरा आईटीसी हो जाएगा 0 टू टी IDT। अब यहां पर 1/t मैं कॉमन लेता हूं, इस इंटीग्रेशन के दो हिस्से करता हूं, 0 से t/2 तक I1 करंट फ्लो करेगा क्योंकि I2 करंट जीरो है। सेकंड हाफ साइकिल t/2 से t, यहां मेरा I2 करंट फ्लो करेगा क्योंकि I1 करंट जीरो। नाउ इसको इंटीग्रेट करने के लिए वैल्यूज रखता हूं, तो देखिए 0 से t/2 मैं IM को कॉमन ले लेता हूं, पहली बार ये बचेगा sin ओमेगा t dt, और ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ माइनस साइन ओमेगा t dt। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम इस इंटीग्रेशन को कर चुके हैं। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है कॉस ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मान रखते हैं। इसी तरह से यहां पर हमारे पास साइन का इंटीग्रेशन को मैं वर्कआउट करके यहां पे लिखता हूं, तो कॉस ओमेगा टी t/2 से t। देखिए कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी को 0/t से t/2 में हम हाफ वेव रेक्टिफायर में इंटीग्रेट करके देख चुके हैं। उसकी वैल्यू हमने वहां देखी थी, वो 2 आती है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूं तो ओमेगा टी हो गया 2π/t से, दैट विल बी 2π। इसका मान होगा 2π। इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 आएगी और इसके इंटीग्रेशन की भी वैल्यू 2 आएगी, तो हमारे पास डीसी की वैल्यू आ जाएगी 2IM/π। इस तरह से फुल वेव रेक्टिफायर में जो डीसी का मान आ रहा है वो 2 टाइम्स IM/π आ रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो डीसी की वैल्यू आ रही थी वो IM/π आ रही थी। फुल वेव रेक्टिफायर में उससे डबल आ रही है। मीन्स फर्स्ट साइड से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर से डबल डीसी, मीन्स डीसी करंट डबल है। नाउ सेकेंड हम कैलकुलेट करते हैं आरएमएस की। वहां पर आरएमएस जब कैलकुलेट किया था तो हमारे पास आया था IM/2। अगर हम यहाँ पर आरएमएस कैलकुलेट करते हैं तो आरएमएस मीन्स पहले I2 आरएमएस कैलकुलेट करूं तो 1/t 0 से t I2 dt। अब यहाँ पे दोनों हाफ साइकिल में सेम करंट है, तो इस फर्क इतना सा नेगेटिव साइन का फर्क है, तो मैं जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा I2 मीन्स IM² sin² ओमेगा t dt। क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो अगर मैं इसको IM² को बाहर ले लूं, t यहां रख देता हूं, 0 से t sin² ओमेगा t को इंटीग्रेट करने के लिए 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 लेता हूं dt।
तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा Im²/2। इसका मतलब RMS करंट Im/√2 है। यहां पर आप देखें RMS का मान वही आ रहा है जो नॉर्मल AC का होता है। अब यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर से फुल वेव रेक्टिफायर के इन दो फिनोमिना को चेक करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में DC आ रही थी Im/π, यहाँ DC उससे डबल आ रही है 2Im/π। हाफ वेव रेक्टिफायर में AC आ रही थी Im/2, यहाँ पर आ रही है Im/√2। डेफिनेट AC उससे ज्यादा है, इसका मतलब AC भी यहाँ ज्यादा है और DC भी यहाँ ज्यादा है। नाउ हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे इससे आगे के पार्ट को। आज की क्लास को समराइज कर दूं, फुल वेव रेक्टिफायर मीन्स जहां पे पूरी वेव के लिए आउटपुट मिल रहा है। यहाँ हमने सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर काम में लिया, 2 डायोड्स काम में लिए हैं और उसकी वर्किंग को किया है। एग्जामिनेशन में फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट प्लस उसकी वर्किंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देन मैंने यहाँ पर DC करंट को कैलकुलेट किया है और साथ में RMS करंट को कैलकुलेट किया है। इसके बेस पे हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर DC हाफ वेव से डबल है और वहीं AC भी √2 टाइम्स है, कंपैरेटिवली ज्यादा है। दोनों बड़े हैं, इसका क्या इम्पैक्ट आता है एफिशिएंसी पे, रिपल फैक्टर पे, वोल्टेज रेगुलेशन पे, ये सब हम नेक्स्ट ट्रेंड पे करेंगे। आज की क्लास यहाँ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।